फार्मर्स प्रोटेस्ट एक बार फिर से शुरू हो चुके हैं। पंजाब, हरियाणा और यूपी के किसान पिछली बार की तुलना में ज्यादा तैयारी के साथ दिल्ली पहुंचे हैं और दिल्ली में मैसिव प्रोटेस्ट को अंजाम दे रहे हैं। 2020 में केंद्र सरकार एग्रीकल्चर में रिफॉर्म्स के लिए 3 फार्म लॉज लाई थी, बट फार्मर्स के प्रोटेस्ट के बाद सरकार ने तीनों फार्म लॉज को वापस ले लिया। तो ऐसे में सवाल आता है कि आखिर किसान दोबारा प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं? फार्मर्स प्रोटेस्ट 2.0 के थ्रू आखिर फार्मर्स सरकार से क्या डिमांड कर रहे हैं? क्या फार्मर्स की डिमांड वैलिड है या फिर ये सिर्फ एक पॉलिटिकल स्टंट है? कई लोग इस प्रोटेस्ट की टाइमिंग को लेकर भी सवाल उठा रहे हैं, क्योंकि कुछ महीनों में लोकसभा चुनाव आने वाले हैं और चुनाव से जस्ट पहले इतने बड़े प्रोटेस्ट का होना ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है। अयोध्या में राम मंदिर के इनॉग्रेशन के बाद देश में बीजेपी की पॉपुलैरिटी काफी ज्यादा बढ़ी है और ऐसे में हो सकता है कि अपोजिशन फार्मर्स प्रोटेस्ट के थ्रू पीएम मोदी की इमेज को खराब करना चाहता हो। खैर, इस बात में कितनी सच्चाई है, इस बात का पता तभी चलेगा जब हम फार्मर्स की डिमांड को समझेंगे। अगर आपको भी लगता है कि ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और किसी भी रीजन से चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब करो, क्योंकि इससे मुझे ऐसे वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता है। आगे इस वीडियो में हम फार्मर्स की डिमांड्स को समझेंगे और वो डिमांड्स किस हद तक सही हैं उनको भी फैक्ट्स के साथ डिस्कस करेंगे। अगर आपके पास भी कोई सजेशन हो तो कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, क्योंकि आपके कमेंट से मुझे पता चलेगा कि आप इस फार्मर्स प्रोटेस्ट के बारे में क्या सोचते हैं। सो प्लीज कमेंट बिलो। वैसे तो फार्मर्स की बहुत सी डिमांड्स हैं, पर इस वीडियो में मैंने मेनली 3 मेजर डिमांड्स पर फोकस किया है। पहला, लीगलाइजेशन ऑफ एमएसपी, दूसरा विड्रॉल फ्रॉम WTO एंड तीसरा डेट वेवर या ऋण माफी। पहली डिमांड, लीगलाइजेशन ऑफ एमएसपी। पहले समझ लेते हैं एमएसपी क्या है। एमएसपी यानी कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस। एमएसपी एक तरह से सरकार द्वारा किसानों को दिया जाने वाला एक प्रॉमिस है, जिससे सरकार इंश्योर करती है कि किसानों को उनकी फसलों का बाजार में सही दाम मिले। इसके लिए सरकार साल में 2 बार फसलों के लिए मिनिमम प्राइस डिसाइड करती है, जिसे एमएसपी कहते हैं, और सरकार एमएसपी पर किसानों से उनकी फसलों को खरीदती है। वैसे तो एमएसपी की शुरुआत साल 1965 में ग्रेन रिवॉल्यूशन के बाद हुई थी, ताकि किसानों को ग्रेन प्रोडक्शन के लिए प्रमोट किया जा सके। पर समय के साथ एमएसपी देना सरकार के लिए मजबूरी बन चुका है, क्योंकि इलेक्शंस में पार्टीज को किसानों से वोट भी तो चाहिए, और इसीलिए किसी भी पार्टी की सरकार हो, हर साल एमएसपी के दाम बढ़ाए जाते हैं। वैसे सवाल ये भी आता है कि सरकार एमएसपी डिसाइड कैसे करती है? सरकार कैसे पता करती है कि किस फसल की मिनिमम प्राइस क्या होनी चाहिए? इसके लिए साल 1965 में मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर के अंडर में एक कमीशन बनाया गया था, कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइजेस, जिसे शॉर्ट में CACP बोला जाता है। CACP की रिकमेंडेशंस पर सरकार एमएसपी को डिसाइड करती है। CACP एमएसपी को कैलकुलेट करने के लिए कुछ मेथड्स का यूज करता है। चलिए पहले उनको समझ लेते हैं। पहला मेथड है A2। इस मेथड में एग्रीकल्चर की टोटल कॉस्ट को जोड़ा जाता है, जैसे जुताई, बीज, फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड, इरिगेशन, इन सब खर्चों को जोड़कर एमएसपी डिसाइड की जाती है। दूसरा मेथड है A2+FL। यहाँ FL का मतलब है फैमिली लेबर। इस मेथड में एग्रीकल्चर के टोटल खर्चों के अलावा किसान और उसका परिवार खेती में जो मेहनत करता है तो उनके वेजेस को भी एमएसपी में इंक्लूड किया जाता है। तीसरा मेथड है C2। इस मेथड में टोटल कॉस्ट और फार्मर्स के वेजेस के अलावा किसान का जो खेत है उसका रेंट और जो पैसा किसान खेती में लगा रहा है उस पर इंटरेस्ट को भी इंक्लूड किया जाता है। तो CACP के पास एमएसपी कैलकुलेट करने के ये 3 मेथड है। आज के समय CACP A2+FL प्लस 50% के बेसिस पर एमएसपी डिसाइड करता है और टोटल 23 फसलों पर एमएसपी दिया जाता है। पर 2006 में स्वामीनाथन कमीशन ने रेकमेंड किया था कि एमएसपी C2+50% के बेसिस पर दी जानी चाहिए। इसीलिए फार्मर्स डिमांड कर रहे हैं कि स्वामीनाथन कमीशन की रिकमेंडेशन को एक्सेप्ट किया जाए और लॉ बनाकर एमएसपी को लागू किया जाए, ताकि एमएसपी को बाद में हटाया ना जा सके, और इसके अलावा 23 फसलों की जगह सभी फसलों पर एमएसपी दिया जाए। अब चलिए समझ लेते हैं कि सरकार किसानों की इन डिमांड्स को क्यों एक्सेप्ट नहीं कर रही है। सरकार के लिए सभी फसलों पर एमएसपी देना पॉसिबल नहीं है,
क्योंकि कुछ फसलें पेरिशेबल होती हैं जो कुछ ही दिनों में खराब हो जाती है, जैसे सब्जियां। अनाज को सालों तक स्टोर किया जा सकता है पर सब्जियों को नहीं। उन्हें जल्दी से जल्दी मार्केट में बेचना होता है और ये सरकार के लिए पॉसिबल नहीं है। और अगर सरकार इन पर एमएसपी देने लगी तो इससे देश को बहुत बड़ा रेवेन्यू लॉस होगा। जहां तक बात रही एमएसपी को लो बनाने की, तो ये भी टेक्निकली पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इंडिया फूड ग्रेन्स का एक्सपोर्ट करता है और WTO के रूल्स के हिसाब से एमएसपी को सब्सिडी माना जाता है। और एमएसपी से इंटरनेशनल मार्केट में फूड ग्रेन्स की प्राइसेस फ्लक्चुएट होती है और WTO इसे ट्रेड डिस्टॉर्शन मानता है। इसलिए इंडिया WTO के अगेंस्ट में जाकर एमएसपी को लो नहीं बना सकता। फिर भी कुछ समय के लिए मान लेते हैं कि इंडिया WTO के अगेंस्ट में जाकर एमएसपी को लो बना लेता है, तो भी इससे इंडिया को नुकसान ही होने वाला है। फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया FCI हर साल किसानों से अपनी स्टोरेज लिमिट से ज़्यादा फसलें एमएसपी पर खरीदता है। अगर एमएसपी लो बनता है तो FCI को मजबूरन किसानों से फसलें खरीदनी पड़ेगी और स्टोरेज की कमी के कारण हर साल कई टन फसलें खराब होगी और इससे जो रेवेन्यू लॉस होगा उसका प्रेशर टैक्स पेयर्स पर आ जाएगा। अगर एमएसपी लीगलाइज होता है तो एमएसपी से नीचे फसलों को नहीं खरीदा जा सकता। इससे मार्केट में फूड ग्रेन्स की प्राइसेस में इन्फ्लेशन देखने को मिलेगा और अल्टीमेटली कंज्यूमर सफर करेगा। इसका एक और इम्पैक्ट होगा कि फूड प्रोसेसिंग कंपनीज इंडिया से ग्रेन्स खरीदने की बजाय बाहर से सस्ते में इंपोर्ट करने लगेंगे और इससे इंडिया के फॉरेक्स रिजर्व्स में गिरावट देखने को मिलेगी। एज पर रिपोर्ट्स, एमएसपी के लीगलाइजेशन की वजह से एमएसपी पर खर्च होने वाले बजट में 85% की हाइक हो सकती है और सरकार का खर्चा 10 लाख करोड़ तक बढ़ सकता है। और हम सब जानते हैं कि सरकार इसे पब्लिक से वसूलेगी। अब देखना यह होगा कि सरकार इस इश्यू को सोल्व करने के लिए क्या स्टेप्स लेती है। किसानों की दूसरी डिमांड है विड्रॉल फ्रॉम WTO। कुछ देर पहले मैंने बताया था कि केंद्र सरकार एमएसपी को लो इसलिए नहीं बना सकती क्योंकि WTO के रूल्स अलाउ नहीं करते। तो फार्मर्स डिमांड कर रहे हैं कि इंडिया को WTO से विड्रॉ करना चाहिए, यानी कि इंडिया को वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन से अलग हो जाना चाहिए और इंडिया को अदर कंट्रीज के साथ किए हुए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी कैंसिल कर देने चाहिए। और इसके पीछे फार्मर्स का आर्गुमेंट यह है कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स कैंसिल होने की वजह से फूड प्रोसेसिंग कंपनीज बाहर से सस्ते में ग्रेन्स इंपोर्ट नहीं कर पाएगी और उन्हें इंडिया से ही परचेज करना पड़ेगा। इट साउंड्स गुड, बट ऐसा करना इंडिया के लिए बिगेस्ट ब्लंडर साबित हो सकता है। चलिए समझते हैं कैसे। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन दुनिया भर के ट्रेड को रेगुलेट करता है। ईयर 1991 में LPG रिफॉर्म्स के बाद इंडिया भी ग्लोबलाइजेशन की दौड़ में शामिल हो गया। इसके बाद ईयर 1995 में इंडिया WTO का मेंबर बना। अगर इंडिया को ग्लोबली ट्रेड करना है, एक्सपोर्ट्स करने हैं, तो WTO के रूल्स फॉलो करना पड़ेगा। आज अगर इंडिया WTO से विड्रॉ करता है तो अदर कंट्रीज इंडिया से आने वाले गुड्स पर टैरिफ बैरियर्स या टैक्स बैरियर्स लगा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, इंडिया बांग्लादेश में वीट एक्सपोर्ट करता है तो बांग्लादेश की गवर्नमेंट इंडियन वीट पर हैवी इंपोर्ट ड्यूटी लगा सकती है। उस वजह से बांग्लादेश में इंडियन वीट महंगा हो जाएगा तो बांग्लादेश के लोग इंडिया से वीट खरीदना बंद कर देंगे। अब ऐसी सिचुएशन में इंडिया WTO को भी कंप्लेन नहीं कर सकता क्योंकि इंडिया तो WTO से विड्रॉ कर चुका होगा। अगर इंडिया ऐसा स्टेप लेता है तो एक्सपोर्ट में बड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है और इकोनॉमिक क्राइसिस की भी सिचुएशन बन सकती है। तो फार्मर्स की ये डिमांड भी बेसलेस लगती है। किसानों की तीसरी डिमांड है लोन वेवर या ऋण माफी। नाउ दिस इज अ सीरियस इशू। इंडिया में एग्रीकल्चर करना वाकई आसान नहीं है। ज्यादातर किसान स्मॉल एंड मार्जिनल किसान होते हैं जिनके पास छोटे छोटे खेत होते हैं और उनका आउटपुट बहुत कम होता है। छोटे खेतों के अलावा लो ग्राउंड वाटर, सॉइल डिग्रेडेशन, हाई इनपुट कॉस्ट जैसी कई समस्याओं का सामना किसानों को करना पड़ता है। कई किसान ऐसे हैं जो खेती करने के लिए या खाद बीज के लिए लोन लेते हैं। जब किसी साल बारिश अच्छी ना हो या ओले पड़ जाए या फिर अकाल पड़ जाए तो ऐसे समय में फसल खराब होने की वजह से वो लोन रीपे नहीं कर पाते। प्रेशर में आकर कई किसानों को सुसाइड करना पड़ता है। NCRB के ऑफिशियल डेटा के हिसाब से साल 2023 में लगभग 11,300 किसानों ने आत्महत्या की थी। ऐसी सिचुएशन में किसानों के ऋण माफी की मांग कुछ हद तक ठीक लगती है, बट इसके कुछ नेगेटिव एस्पेक्ट भी है, उनको भी देख लेते हैं। ऋण माफी फार्मर वेलफेयर से ज्यादा पॉलिटिकल एजेंडा बन चुका है। चुनाव से पहले पॉलिटिकल पार्टीज वोटर्स को लुभाने के लिए ऋण माफी के वादे कर देती है, बट प्रैक्टिकली इतने लोन्स माफ करना पॉसिबल नहीं होता। अगर ऋण माफ कर भी दिए जाए तो भी फार्मर्स के सुसाइड कम नहीं होंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि ज्यादातर सुसाइड करने वाले किसानों ने पैसा साहूकारों से लिया होता है। साहूकार या मनी लेंडर्स हाई टैक्स रेट लगाकर किसानों को डेट ट्रैप में फंसा लेते हैं
और अगर किसान पे नहीं करता तो उनकी जमीन छीन लेते हैं। ऐसे में किसानों के पास सुसाइड के अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचता। वैसे मैं क्लियर कर दूं, मैं पंजाब और हरियाणा के अमीर किसानों की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं महाराष्ट्र और दूसरे स्टेट के गरीब किसानों की बात कर रहा हूँ। तो बैंक्स के लोन माफ करने से भी सुसाइड्स कुछ ज्यादा कम नहीं होने वाले। इसके अलावा ऋण माफी से बैंक्स के नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स भी बढ़ते हैं, और जिस पैसे को सरकार एग्रीकल्चर इंफ्रा, वेयर हाउस, कोल्ड स्टोरेज में लगा सकती थी, उस पैसे को सरकार लोन चुकाने में लगाती है। इससे लॉन्ग टर्म में किसानों को ही नुकसान होता है। तो क्या इस प्रॉब्लम का कोई सोल्यूशन नहीं है? मेरे हिसाब से इस प्रॉब्लम का बेस्ट सोल्यूशन हो सकता है एग्रीकल्चर इंश्योरेंस, और केंद्र सरकार की पीएम फसल बीमा योजना भी इसी स्फेयर में काम कर रही है। अगर किसान अपनी फसल का बीमा या इंश्योरेंस करवा दे तो फसल खराब होने की सिचुएशन में उसे क्लेम मिल जाएगा और वो लोन भी टाइम पर चुका सकता है। इससे गवर्नमेंट और टैक्स पेयर्स पर भी बर्डन कम आएगा। इसके अलावा आपके पास अगर कोई सॉल्यूशन है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। अब कुछ समय के लिए मान लेते हैं कि सरकार किसानों की मांगे मान लेती है, तो इसका बेनिफिट कौन से किसानों को होगा? एमएसपी का फायदा तो सिर्फ पंजाब, हरियाणा और यूपी के किसान उठाते हैं। बाकी बचे स्टेट्स का क्या? उन किसानों की बात कौन करेगा? असल में तो प्रॉब्लम्स उन किसानों की है जो इस प्रोटेस्ट में शामिल ही नहीं हुए हैं। ऐसे में देखना यह होगा कि सरकार इस इश्यू को किस प्रकार हैंडल करती है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो देन लाइक एंड सब्सक्राइब। दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।